नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं इंडिया ईयर बुक 2020 के एमसीक्यूज। काफ़ी ज़्यादा छाने गए क्वेश्चंस हैं। ये पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, उसको आप बिल्कुल देखिए। यहाँ पे इसके आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए मैं आपको इसको आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारे पेड ग्रुप चलते हैं। इन 2 नंबरों पे आप कॉल कीजिए और पेड ग्रुप के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। उसके अलावा टेलीग्राम पे आप @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज खोजिए, उसको बिल्कुल ही ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपीएससी प्री 2020 के लिए 100 डेज का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। आप इन 2 नंबरों पे कॉल करें, सारी जानकारी आपको इसके बारे में मिल जाएगी। 21 जून से लेकर के 4 अक्टूबर तक ये हमारा फुल पेड ग्रुप होगा और फुल पेड ग्रुप के जो चार्जेस हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, 13,000 रुपए का है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो लगभग 5,000 इसमें आपको रुपए लगेंगे और 40 टेस्ट मिलेंगे और 4,000 टॉप क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसको बिल्कुल ही आप इन दोनों नंबरों पे कॉल कीजिए, सारी जानकारी लीजिए और बिल्कुल ही आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यही जो चीज है आपको अब की बार के यूपीएससी में आगे निकाल सकती है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 201। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल वाटर पॉलिसी कि भारत की राष्ट्रीय जल नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें, उसके बाद आप बताएं कि इनमें से कौन से करेक्ट हैं। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, नेशनल वाटर पॉलिसी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2012 कि जो राष्ट्र की जल नीति है वो 2012 में अस्तित्व में आई थी। दूसरा स्टेटमेंट ठीक वैसा ही है कि इट वाज अडॉप्टेड बाय द नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल कि ये जो राष्ट्रीय जल नीति है इसे राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा अपनाया गया था। अब हम देखेंगे कि हमारे पास स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। तो आप देखिए, हमारे पास ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी है दोनों में से कोई नहीं। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि सही क्या होगा इसमें से। आंसर सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है कि द नेशनल पॉलिसी 2012 वाज अडॉप्टेड बाय द नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल कि हमारी जो राष्ट्रीय जल नीति है 2012 में आई थी और इसको अडॉप्ट किया गया था राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 202। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन व्हिच इज आर करेक्ट। अब हमें नीचे दिए स्टेटमेंट को देखना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन से सही है। हमारे पास पहला स्टेटमेंट है कि द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स वाज सेट अप इन 2007 कि बाल अधिकार के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 2007 में की गई थी। स्टेटमेंट 2 है हमारा, इट वाज सेट अप अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 कि यह बाल अधिकार अधिनियम 2005 के संरक्षण के लिए आयोग के तहत स्थापित किया गया था। फिर हम देखते हैं कि तीसरा स्टेटमेंट हमारा, इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, यह एक गैर वैधानिक निकाय है। गैर वैधानिक निकाय का मतलब क्या है कि इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट का ऐसा कुछ स्टैट्यूएट नहीं है या फिर इसका कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है, बस ये क्या है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब हम देखते हैं कि इसका ऑप्शंस कौन कौन से दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए है ओनली 1 and 2, बी है ओनली 2 and 3, सी है ओनली 1 and 2, 1 and 3 और डी है 1, 2 and 3। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें सही क्या है। हमारा आंसर ए होगा ओनली 1 and 2 सही है, तीसरा गलत है। एक्सप्लेन मैं आपको करता हूं। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कि बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बना है वह एक संविधिक निकाय है, मतलब कि गवर्नमेंट के किसी स्टैट्यूट के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं 203। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज आर पार्ट ऑफ द डीबीटी इनिशिएटिव। अब डीबीटी आप जानते हैं कि डीबीटी क्या है। डीबीटी क्या है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पहले क्या होते थे कि पहले पैसे दूसरे जगह पे जाते थे और वहां पे जो मेन बेनिफिशियरी हैं उनके पास जाते जाते धीरे 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 बीच में ही खत्म हो जाते थे और बहुत थोड़ा सा हिस्सा उनके पास पहुंचता था। तो यहां पे अब डीबीटी इनिशिएटिव आया है कि जिसको पैसे मिलने हैं सीधे उसके अकाउंट में पैसे जाएंगे, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट जो होंगे वो ट्रांसफर किए जाएंगे बेनिफिशियरी के पास। तो अब हमारे पास देखना है कि कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो डीबीटी इनिशिएटिव के हिस्से हैं। हमारे पास पहला है नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। दूसरा है स्टूडेंट स्कॉलरशिप, छात्र की छात्रवृत्ति। और तीसरा है एलपीजी सब्सिडी। तो अब मैं आपको करेक्ट ऑप्शंस दिखाता हूं। ए है ओनली 1, बी है ओनली 2 and 3, सी है 1, 2 and 3 और डी है ओनली 3। आप बताएं इसमें सही कौन है। चलिए मैं आपको बताता हूं। आंसर सी 1, 2 and 3 तीनों ही सही हैं। तीनों में ही जो पैसे हैं डायरेक्ट जो है बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाएंगे। किसमें किसमें? अधिकतर आप लोग में से जो पाने वाले हैं वो यही सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने जो जाना है वो सिर्फ एलपीजी सब्सिडी के पैसे जो हैं, हम एक बार अगर हम गैस का सिलेंडर खरीदते हैं तो पूरे पैसे देते हैं और जो भी उसका रिडक्शन है जो हमें सब्सिडी मिलनी है वो सीधे हमारे अकाउंट में आ जाते हैं।
लेकिन उसके अलावा नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट भी ऐसा ही है, जो भी उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उसके अकाउंट में सीधे पैसे जाएंगे। वैसे ही अगर आपको स्टूडेंट का स्कॉलरशिप मिलता है तो वो भी पैसे आपके सीधे अकाउंट में आएंगे, न कि स्कूल में या फिर कॉलेज में या जिस भी संस्थान से आपको वो मिलता है वहां से नहीं आएंगे, सीधे आपके अकाउंट में आएंगे। तो ये डीबीटी का हिस्सा हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं 204, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज ऑब्लिक आर करेक्ट। अब आप क्या कीजिए, नीचे वाले स्टेटमेंट को देखिए और आप बताइए कि इसमें से कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम वाज अर्लियर नोन एज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। जो हमारी आंगनवाड़ी की जो सर्विस है, आंगनवाड़ी सेवा योजना, वो पहले एकीकृत बाल विकास सेवा के रूप में इसको जाना जाता था। अब जो आईसीडीएस है, आईसीडीएस फिर वही इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, या आप कहें कि एकीकृत बाल विकास सेवा, ये वर्ष 1975 में इसको शुरू किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास है कि आईसीडीएस एकीकृत बाल विकास योजना जो है वो 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन कौन से हैं जो आपको बताने हैं। हमारे पास ए है ओनली 1, बी है ओनली 1 and 3, सी है ओनली 1 and 2 और डी है 1, 2 and 3। चलिए मैं आपको सही आंसर बताता हूं, सी ओनली 1 and 2। इसका मतलब कि तीसरा जो है वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आईसीडीएस एकीकृत बाल विकास योजना के तहत ये जो ऑब्जेक्टिव है ये लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य यह था, मतलब आईसीडीएस जो है वो लॉन्च किया गया, इसकी स्थापना की गई, शुरू किया गया और इसका मेन उद्देश्य था कि जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनमें न्यूट्रिशन, मतलब कि उनको पोषण और उनके हेल्थ से संबंधित जो भी चीजें हैं वो उनको प्रोवाइड कराई जाए। चलिए नेक्स्ट, तो 0 से 6 है और क्वेश्चन में हमारे स्टेटमेंट में क्या था, 0 to 5 years, राइट। तो 0 to 5 years हमारा यहाँ पे ऐसे ही गलत हो गया। दिस शुड नॉट बी 5, दिस शुड बी एक्चुअली 6। उनको क्या करना है कि बच्चों को पोषण देना है और उनके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए कार्य किया जाता है। किसके द्वारा? हमारे आईसीडीएस के द्वारा, एकीकृत बाल विकास सेवा के द्वारा। इंग्लिश में आप कहेंगे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम सर्विसेज। नेक्स्ट हम देखते हैं 205, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज ऑब्लिक आर करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिए और आप बताइए कि इसमें से कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट है हमारे पास, नारी शक्ति पुरस्कार आर गिवन ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। कि जो नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है वह अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास, द अवार्ड्स कैरी अ कैश प्राइज ऑफ 2 लाख ईच एंड अ सर्टिफिकेट। अब जो ये जो नारी शक्ति पुरस्कार है उसमें 2-2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है और उसके साथ एक प्रमाण पत्र भी होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको चूज करना है कि इसमें से कौन से करेक्ट ऑप्शन है। ए है हमारा ओनली 1, बी है सिर्फ 2 और सी है 1 और 2 दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बताऊं इसमें सही क्या है। इसमें सही है आंसर सी, बोथ 1 and 2 दोनों ही सही है। पहला, एक तो इंटरनेशनल वुमेन डे के समय यह दिया जाता है नारी शक्ति पुरस्कार, 2-2 लाख रुपए दिए जाते हैं और सीधे पैसे जो हैं मतलब उसके साथ उसके एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। 206 हम देखते हैं 206 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज ऑब्लिक आर करेक्ट। नीचे दिए गए कथनों को आप देखिए और आप बताइए कि इसमें से कौन से सही है। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है कि खोया पाया पोर्टल इज अ न्यू सिटीजन बेस्ड पोर्टल टू ब्रिंग सिटीजन पार्टिसिपेंट फॉर प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन। कि एक पोर्टल बनाया गया है, उसका नाम है खोया पाया पोर्टल। यह किस लिए बनाया गया है? यह एक नागरिक आधारित पोर्टल है कि जहां पे बच्चों की सुरक्षा से संबंधित अगर कोई बच्चा खो जाता है तो उसको रिपोर्ट वहां पे किया जा सकता है। मतलब कि यहां पे पूरे नागरिकों का पार्टिसिपेशन रहेगा ताकि वो बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है कि इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2014। इसे 2014 में शुरू किया गया था। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें आपके पास ऑप्शंस कौन कौन अवेलेबल है। ए है सिर्फ 1, बी है सिर्फ 2, सी है दोनों ही और डी है इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा आंसर ए, ओनली 1। कि बिल्कुल ही इसके बारे में जो कहा गया है कि ये बात सही है कि खोया पाया पोर्टल जो है वो एक नागरिक आधारित पोर्टल है जो कि बच्चों की सुरक्षा के लिए नागरिक भागीदारी लाने के लिए किया गया है। लेकिन जो दूसरा है इसमें लिखा गया साफ साथ कि 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, यह गलत है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है 207, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन व्हिच इज ऑब्लिक आर नॉट करेक्ट। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि आपको यहां पे करेक्ट चुनना है, नॉट करेक्ट चुनना है। तो यहां पे लिखा है बिल्कुल ही नॉट करेक्ट,
तो इसको ध्यान में रखते हुए हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा, मैटरनिटी लीव हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग 12 वीक्स टू 28 वीक्स अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, कि मातृत्व लाभ अधिनियम जो है 1961 के तहत जो मातृत्व अवकाश है, जो भी महिलाएं कहीं पे काम करती हैं, तो पहले उनको जब भी वो प्रेगनेंसी के थ्रू जाती थी और उसके बाद से जब भी उनकी डिलीवरी हो जाती थी, तो उसके बाद से 6 महीने के अंदर 12 सप्ताह का वो जो है मतलब छुट्टी ले सकती थी उसके नाम पे मैटरनिटी लीव। लेकिन अभी इसको बढ़ा करके 28 सप्ताह तक कर दिया गया है, और यह जो है किसके अंतर्गत आता है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत आता है। दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं, द अमेंडमेंट इन द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 was carried out by the Ministry of Labor and Employment। अब जो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में जो ये बदलाव किए गए हैं, जो आपने जाना है 12 वीक से हटा करके 28 वीक मैटरनिटी लीव को कर दिया गया है, यह जो किया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मतलब कि श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा इसको संशोधित किया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं और आपको बताना है इसमें कौन से हैं। ए है सिर्फ एक, बी है सिर्फ 2, सी है दोनों ही, और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा आंसर ए, ओनली 1। बात सही है कि मैटरनिटी लीव जो है वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का हिस्सा है। देखिए 1961 का हिस्सा है, लेकिन जो संशोधन हुआ है पहले 12 वीक था, अभी इसको 26 वीक कर दिया गया, जबकि स्टेटमेंट में दिया है कितना 28 वीक, विच इज नॉट करेक्ट। व्हाट इट शुड बी 26 वीक, राइट। तो ये 26 वीक का है। और दूसरी जो चीज है इसमें मतलब कि ये ए वाला हमारा गलत था और बी वाला जो है नीचे हमारा स्टेटमेंट 2 बिल्कुल ही सही था, कि ये जो अमेंडमेंट किया गया है वो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं 208 नंबर है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज और ऑब्लिक आर करेक्ट। हमें स्टेटमेंट को देखना है, बताना है कौन सा सही है। पहला हमारे पास स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू एन एडवाइजरी टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पुलिस इज टू बी इंक्रीज टू 33% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। कि सभी राज्य सरकारों को एक सलाह के अनुसार यह कहा गया कि पुलिस में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो जो उनकी कुल संख्या है, स्ट्रेंथ को कहते हैं क्षमता या कुल संख्या का आपको 33% तक कर देना है। मतलब मान लीजिए कि अगर किसी राज्य में टोटल पुलिस वालों की संख्या जो है अगर मान लीजिए 1000 है, तो उस 1000 में जो महिलाएं होंगी वो कम से कम 330 होनी चाहिए, या अगर 100 है तो उसमें 33 होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कि अब तक 8 राज्यों ने इस तरह के आरक्षण को शुरू कर दिया है, मतलब एक्सटेंड कर दिया है। सो फॉर 8 स्टेट हैव ऑलरेडी एक्सटेंडेड सच रिजर्वेशन। अब मैं आपको दिखाता हूं कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी है neither 1 nor 2। सही आंसर होगा कि दोनों ही सही है। बिल्कुल ही कहा गया है कि सभी राज्य जो है अपने यहां पे ऐसा नियम करें कि जो भी उनमें उनके पास पुलिस बल की संख्या है उसका लगभग 33% सिर्फ महिलाएं हों, और इस चीज को 8 राज्यों ने ऑलरेडी क्रियान्वित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 209। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट अबाउट पोषण अभियान। पोषण अभियान के बारे में कौन सा स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट। अब पहला स्टेटमेंट है हमारे पास, इट फोकसेस अ ले एम्फेसिस ऑन द फर्स्ट 1000 डेज ऑफ चाइल्ड। कि यह जो है पोषण अभियान यह खासकर बच्चे के पहले 1000 दिनों पर जोर देने के लिए केंद्रित है, कि पहले 1000 दिनों तक बच्चों को कंप्लीट पोषण या न्यूट्रिशन उनको देना ही है। दूसरा स्टेटमेंट यह कहता है कि अटेंशन इज ऑल्सो गिवन ऑन द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 3 to 6 ईयर फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट। और इस पोषण अभियान के तहत जो ध्यान दिया जाता है वो इस बात पर दिया जाता है कि जो 3 से 6 वर्ष के उम्र के बच्चे हैं उनका भी समग्र विकास हो। अब मैं आपको दिखाता हूं कि दोनों में से कौन से सही हो सकते हैं। आपको चूज करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए है हमारा सिर्फ 1, बी है सिर्फ 2, सी है 1 and 2 और डी है दोनों में से कोई नहीं। क्या होगा, सी ओनली 1 and 2 दोनों ही हमारे सही है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, वैसे दोनों ही सही है। पोषण अभियान जो है वो फोकस करता है कि जब भी बच्चा पैदा हुआ उसके लगभग 1000 दिन तक, और उस 1000 दिनों में 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी है वो ऑलरेडी शामिल है। मतलब कि माता जब प्रेग्नेंट हो गई तो प्रेग्नेंट होने के बाद से माता को भी पोषण देना है ताकि बच्चे को
उसके बाद से ऑलरेडी उसको पोषण मिल सके। उसके बाद से इसमें क्या है कि 6 मंथ जब बच्चा मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, कि जन्म के बाद से 6 मंथ तक उसकी ब्रेस्ट फीडिंग तक, या फिर एंड द पीरियड फ्रॉम 6 मंथ टू 2 ईयर्स। तो ये सारी चीजें जो है मतलब कि पोषण अभियान में बच्चे को पहले 1000 दिन पर जोर देने पर जोर दिया गया था, और इसमें 9 महीने का गर्भ, 6 महीने का विशेष स्तनपान और 6 महीने से 2 साल तक की अवधि शामिल है। राइट, अब मैं आपको 2.10 दिखाता हूं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिटरमाइन विच इज ऑब्लिक आर करेक्ट। नीचे दिए गए कथनों को आप ध्यान से देखिए और आप बताएं कि इनमें से कौन से या एक से ज्यादा कौन से सही है। हमारे पास स्टेटमेंट है, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप स्कीम इज ओनली फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट। कि मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कॉलरशिप की तरह है, यह जो योजना है केवल अल्पसंख्यक छात्रों के लिए ही है। इट इज नॉट फॉर द मेजॉरिटी, जो बहुसंख्यक हैं उनके लिए नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास, इट इज इंप्लीमेंटेड थ्रू यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड 100% सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइडेड ऑन द स्कीम। अब यह जो मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना है, यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है और उसी के द्वारा दी जाती है। और इस योजना के तहत केंद्रीय सरकार जो है उसमें 100% मतलब पूरा 100% सहायता प्रदान करती है। जो भी फीस होगी वो आपको मतलब गवर्नमेंट ही दे देगी। कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरा हमारा जो है कथन वो आपको सामने है, द असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट टू परस्यू हायर स्टडीज एमफिल एंड पीएचडी कोर्सेज। अब जो यह अनुदान दिया जाता है बच्चों को, वो हायर स्टडीज के लिए दिया जाता है। मतलब कि अगर कोई एमफिल करना चाहता है या फिर पीएचडी करना चाहता है, इस पाठ्यक्रम के लिए यह अनुदान दिया जाता है। क्या अनुदान का नाम है? मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप स्कीम। तो अब हम देखते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ओनली 1 and 2, ए हो गया, बी 2 और 3, सी है ओनली 1 और डी है 1, 2 and 3। आपको मैं दिखाता हूं सही क्या है। सही तीनों ही है, 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स वाज लॉन्च इन 2009 एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था, केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के तहत ये आता है और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए ही है, और इसका नाम है मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना। 2009 में इसको शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 211। नई उड़ान स्कीम इज to provide financial support to the minority candidates clearing prelims conducted by UPSC, Staff Selection Commission and third State Public Service Commission। अब एक नई योजना है, उसका नाम है नई उड़ान योजना। यह क्या कहता है कि अल्पसंख्यक उम्मीदवारों द्वारा संचालित प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। मतलब कि मान लीजिए कि हमारे कंट्री में कोई एग्जाम होता है, अब वो एग्जाम कौन कौन से हैं? यूपीएससी, एसएससी और तीसरा है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर इनमें से कोई भी कैंडिडेट मतलब प्रीलिम्स करने के लिए मतलब जो खासकर माइनॉरिटी का है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए है कि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए ताकि वो एटलीस्ट इन तीनों एग्जाम्स का प्री क्लियर कर सकें। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से एग्जाम शामिल हैं जिसके लिए इनको असिस्टेंस दिया जाता है। हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन है, ए सिर्फ 1, बी है 1 और 3, सी है 1, 2 और 3 और डी है ओनली 1 and 2 मतलब सिर्फ 1 और 2। सही आंसर मैं आपको दिखाता हूं, सी 1, 2 and 3 भी तीनों ही बात सही है। देखिए इसके लिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द माइनॉरिटी कैंडिडेट्स क्लियरिंग प्रीलिम्स कंडक्टेड बाय यूपीएससी, एसएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब जो स्कीम है, स्कीम का नाम मैं फिर से आपको दिखाता हूं। स्कीम का नाम है नई उड़ान योजना। इस योजना के तहत जो भी माइनॉरिटी स्टूडेंट हैं और जिन्होंने मतलब उनको प्री एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए तीनों के ही तहत, चाहे यूपीएससी का या सिलेक्शन कमीशन का या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, मतलब कि आप यूपीएससी कहिए और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहिए या तीनों, मतलब कोई भी एग्जाम है अगर माइनॉरिटी का स्टूडेंट उसका प्री क्लियर करना चाहता है तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट इसमें दिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 212 है हमारा। द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2006 और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की स्थापना 2006 में हुई थी। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी है हमारे भारत में, 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय। तीसरा हमारे पास स्टेटमेंट है कि दीज कम्युनिटीज कंस्टिट्यूट मोर देन 19% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन।
अब ये जो 6 माइनॉरिटी पॉपुलेशन की मैं बात बोल रहा हूं, माइनॉरिटी कमिटी की बात बोल रहा हूं, उनकी कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या के 19% है। अब हमारे पास स्टेटमेंट देख लीजिए, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपको बताना इन तीनों में से कौन सा सही है। ए है हमारे पास 1 2 3, बी है 2 and 3, सी है 1 and 3 और डी है सिर्फ 1। देखिए आंसर इसका हुआ ए 1 2 and 3 तीनों ही सही है। द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मतलब कि अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, इसने इसको 2006 में स्थापित किया गया था और इसके अंदर 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय हैं या 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं। वो कौन कौन सी हैं? मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन। ठीक है, अब ये 6 मिला करके 19% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन को कवर करते हैं। मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन। तो ये तो आपके 5 ही हुए और इसमें आप एक सिख को भी इंक्लूड कर लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं 2 and 3, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड इन विच इज आर करेक्ट। नीचे गए स्टेटमेंट को आप देखें और बताएं कि इनमें से कौन से सही हैं। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इज कॉमनली नोन एज मंडल कमीशन। भाई द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना था उसका नाम लोग जानते हैं कि मंडल आयोग है, वो मंडल आयोग के रूप से जाना जाता है। दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट है कि इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 340 एंड इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1979। अब इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है आर्टिकल 340 के तहत, मतलब कि हमारे संविधान के 340 में इसका ऑलरेडी इसके बारे में लिखा गया है और इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1979 में 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। मतलब कि सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन जिसका नाम मंडल कमीशन था, उसको संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित किया गया था उसके प्रोविजन के अनुसार से, और इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1979 में दी थी। थर्ड है हमारे पास, इस रिपोर्ट के प्रकाश में, in the light of this report, the government of India provided 27% reservation in central government posts for persons belonging to the socially and economically backward classes. अब इस रिपोर्ट के प्रकाश में जो भी भारत सरकार थी उस समय, उसने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार के पदों में 27% आरक्षण प्रदान किया था। अब हम चलते हैं कि इसमें से हमारा कौन सा सही है। ठीक है, हमारे पास आंसर ए है, ओनली 1 and 3, मतलब कि सिर्फ 1 and 3 सही है और बाकी जो 2 है वो हमारा गलत है। 2 क्या गलत है भाई? एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कॉमनली नोन एज मंडल कमीशन कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 340 सबमिटेड इट्स रिपोर्ट्स इन 1980। जो मंडल कमीशन थी जिसका कि गठन संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट 1980 में सौंपी थी। और ये कौन सी कमीशन थी? द्वितीय पिछड़ा वर्ग, मतलब कि सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था ये। और बाकी चीजें भी इसकी सही हैं, दूसरा ही ये हमारा गलत था क्योंकि स्टेटमेंट में हमारे यहां पे 1980 के बदले क्या लिखा था? 1979। तो ये गलत है। सही आंसर क्या है? 1980। नेक्स्ट हम देखते हैं 214, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज ऑब्लिक आर करेक्ट। स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए और आप बताइए कि इसमें से कौन से सही है कौन से गलत है। तो आपको यहां पर देखना है कौन से सही हैं। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, मेंटल इलनेस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द डिसेबिलिटीज अंडर द पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, कि मानसिक बीमारी को विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत विकलांग के रूप में मान्यता दी गई है कि अगर आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं तब भी आपको विकलांग माना जाएगा। विकलांग का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि आपका शरीर का कोई अंग भंग हो रखा है या शरीर का कोई अंग ये है, मानसिक रूप से भी बीमारी जो है एक विकलांगता है। सेकंड हम देखे हैं स्टेटमेंट कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के उपचार और देखभाल को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कि द ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ द मेंटली इल पर्सन आर गवर्न्ड बाय द मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। अब तीसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं, द एक्ट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखिए यहां पे मानसिक रूप से बीमारी या मानसिक बीमारी की बात की जा रही है, तो अगर बीमारी है तो इसका मतलब कि हेल्थ से रिलेटेड है। तो यह जो एक्ट है, यह अधिनियम, वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। अब हम देखते हैं कि भाई इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। हमारे पास ए है, ओनली 1 and 3,
बी है ओनली 2 एंड 3, सी है 2 एंड 3 और डी है ओनली 1 एंड 2। हमारे पास मैं आपको दिखाता हूं क्या होना चाहिए। आंसर सी होगा 1 2 3 तीनों ही हमारे सही है। पहली बात ध्यान से देखिए, मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करता हूं कि मेंटल इलनेस को एक विकलांगता माना गया है। किसके तहत? यह विकलांगता व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत। बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं करना है, कई बार क्वेश्चन में आपको इसको वहीं पलट देगा, रिफ्रेम कर देगा, राइट। तो आपको क्या है कि मेंटल इलनेस को, दिमागी रूप से, मानसिक रूप से बीमारी को 1995 के विकलांग व्यक्ति अधिनियम के तहत एक विकलांगता मानी गई है। दूसरा है कि मानसिक रूप से जो भी बीमार व्यक्ति हैं उनके उपचार और देखभाल को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। और किसके अंदर आता है? यह स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय द्वारा इसको प्रशासित किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 215। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिटरमाइन विच इज ऑब्लिक आर करेक्ट। भाई नीचे दिए गए कथनों को आप देखिए और आप बताएंगे इनमें से कौन सा सही है। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी कंप्राइजेस 4 आइसोलेटेड रीजन ऑफ पुदुचेरी, कराईकाल, माहे और यानाम। सेकंड आप देखते हैं कि पुदुचेरी इज द कैपिटल ऑफ द टेरिटरी। थर्ड देखते हैं द फ्रेंच गवर्नमेंट हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज टेरिटरीज इन नवंबर 1954। अब आपने देख लिया तीनों ही। हिंदी में मैं आपको बता देता हूं कि जो पौंडीचेरी को हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं और अभी उसका नाम पुदुचेरी हो चुका है, वो एक्चुअली एक जगह पे नहीं है। जैसे आप मान लीजिए अगर बिहार से रहने वाले हैं, यूपी से रहने वाले हैं, तो यूपी एक जगह ही है, मतलब एक साथ जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि इसका कुछ फ्रिंज किसी दूसरे स्टेट के अंदर घुसा हुआ हो, लेकिन वो बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं होगा। बट दिस इज नॉट द केस विद द पुदुचेरी। पुदुचेरी छोटे छोटे टुकड़ों में 4 अलग अलग रीजन्स हैं और इन चारों को अलग अलग जो है मतलब एक ही साथ मिलाकर के प्रशासित किया जाता है और उसको कहते हैं कि यूटी ऑफ पुदुचेरी। अब इन 4 आइसोलेटेड रीजन में पहला हो गया हमारा पुदुचेरी, दूसरा हो गया कराईकाल, तीसरा हो गया माहे और जो है चौथा हो गया यानाम। अब इन चारों रीजन की जो कैपिटल है इस यूनियन टेरिटरी की वो पुदुचेरी में ही है। फिर तीसरा हम देखते हैं कि पहले एक्चुअल में जो पुदुचेरी थी वो फ्रेंच गवर्नमेंट के अंदर थी और फ्रेंच गवर्नमेंट ने इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है भारत सरकार को 1954 में सौंप दिया था, नवंबर 1954। हमारे पास अब देखते हैं कि भाई क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है। ए है ओनली 1 एंड 2 सही है, बी ओनली 2 एंड 3 सही है, सी 1 2 एंड 3 सही है और डी ओनली 1 सही है। आप देखिए क्या होगा, आंसर सी 1 2 और 3 तीनों ही सही है। बिल्कुल सही बात है। पुदुचेरी 4 हिस्सों में बटा है, आपने नाम वहां पे देख लिए थे। पुदुचेरी और इन चारों हिस्सों का जो हेडक्वार्टर है वो पुदुचेरी के अंदर ही है। और जो तीसरा है कि 1954 में इसको किसने, फ्रेंच गवर्नमेंट ने, ये एक्चुअली फ्रेंच के सेटलमेंट्स थे जो कि जब ब्रिटिश चले गए उसके बाद भी थे और उसको नवंबर 1954 में फ्रेंच ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको दे दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 216। पुदुचेरी रीजन इज बाउंडेड। अब पुदुचेरी का जो क्षेत्र है वो घिरा हुआ है कि अब हमारे पास 3 चीजें हैं, हमें बताना है कि किस चीज से घिरा हुआ है। 1 ऑन द ईस्ट बाय बे ऑफ बंगाल। अब पुदुचेरी जो है पूरब में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के द्वारा। फिर उत्तर में दूसरा स्टेटमेंट है उत्तर में आंध्र प्रदेश के द्वारा। और तीसरा है कि 3 साइड से तमिलनाडु, द कॉन्क्लेव ऑफ कुड्डलूर एंड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट, मतलब 3 साइड से घिरा हुआ है तमिलनाडु के द्वारा। और इसका क्या है, कॉन्क्लेव, जो मतलब कॉन्क्लेव जो कोडलूर और विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट है उससे ये घिरा हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसमें से हमारा कौन सा सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओनली ए है ओनली 1 एंड 2, बी है ओनली 1 एंड 3, सी है 1 3 एंड 2 एंड डी है ओनली 2 एंड 3। अब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। आंसर होगा बी ओनली 1 एंड 2। बिल्कुल ही सही है। साफ बात मैं आपको बताया कि पहले ही मैं आपको बता चुका कि पुदुचेरी इज अ यूटी, राइट। ये क्या है, एक यूटी है और ये एक जगह पे नहीं है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में 4 जगहों पे है। चारों के आप नाम जान गए थे, उसमें क्या कहते हैं, माहे, यानाम और उसके बाद से पुदुचेरी, काले। अब आप इसमें से जान लीजिए कि इसके अगर पुदुचेरी की मैं बात करूं पूरे रीजन की,
तो ईस्ट में तो वो बे ऑफ बंगाल से घिरा ही है, ये हमारा बात बिल्कुल ही सही हो गया। फिर और आप यहां पे देखिए तीन तरफ से तमिलनाडु के कडलोर और बिल्लुपुरम जिले के से भी घिरा हुआ है, लेकिन जो दूसरी यहां पे बात थी, दूसरा स्टेटमेंट था कौन सा, उत्तर में आंध्र प्रदेश के द्वारा, ये हमारी चीज जो है वो गलत है। 217 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पुदुचेरी इज ऑब्लिक आर करेक्ट। अब पुदुचेरी के बारे में ही देखिए, तीसरा क्वेश्चन हो गया पौंडीचेरी के ऊपर, ठीक है। तो पुदुचेरी के बारे में ही आप फिर से स्टेटमेंट देखिए और उसमें बताइए कौन सा सही है। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, द ओल्ड पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी इज नोन एज bulwark town since it is bounded by 4 bulwarks that once constituted the outer limits of the city's fortification। अब जो यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी है उसका जो सबसे पुराना हिस्सा का नाम है बोलवर्ड टाउन। बोलवर्ड टाउन क्यों है, क्योंकि जब ये फ्रेंच सेटलमेंट था तो फ्रेंच का जहां तक फोर्टिफिकेशन होता था, जहां पे उन्होंने कीले बंदी कर रखी थी, उसके सबसे आउटर लिमिट में जहां तक उनकी सीमा थी, वहां पे उन्होंने क्या किया था, 4 बोलवर्ड जो है वो लगा दिए थे, ठीक है। स्टेटमेंट 2 हम देखते हैं कि द बोलवर्ड टाउन प्रेजेंट्स 2 डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इन तमिल एंड द ब्रिटिश क्वार्टर्स which are separated by a canal and unified by a rectilinear grade plan। अब देखिए कि जो बोलवर्ड शहर है वो तमिल और ब्रिटिश क्वार्टर के दो अलग अलग स्थापत्य शैली को प्रस्तुत करता है। एक, इसको नहर के द्वारा अलग कर दिया जाता है, और दूसरा एक आयताकार ग्रिड योजना द्वारा इसको मिला दिया जाता है। अब देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मैं आपको सीधा ऑप्शन ही दिखाता हूं, आंसर ए ओनली 1 सही है। क्यों 1 सही है, क्योंकि दूसरा आपको देखते ही गलत लगेगा। क्यों गलत लगेगा, हमने कहा आपको कि बोलवर्ड टाउन जो है पुदुचेरी में है, और पुदुचेरी का जो सबसे पुराना वाला हिस्सा है उसको बोलवर्ड टाउन कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब वहां पे फ्रेंच थे, क्योंकि वो फ्रेंच का सेटलमेंट था, फ्रेंच थे, तो उन्होंने फोर्टिफिकेशन किया था, अपनी सीमा बंदी की थी, और जहां पे उनकी सीमा खत्म होती थी वहां पे 4 बोलवर्ड लगा दिए थे। अब जब ये बात कही जा रही है कि वहां पे स्थापत्य शैली किसकी होगी, तो एक तो तमिल की होगी। क्यों, क्योंकि वो तमिलनाडु के अंदर था, हो सकता है कि वहां पे जो भी उसमें लेबर काम कर रहे हो या फिर जो भी लोग उसमें काम कर रहे हो तमिलनाडु के होंगे, तो काम करते समय उनकी कला उसमें दिखी जाएगी, ठीक है। दूसरा, उसमें ब्रिटिश वाले क्यों होंगे, बिकॉज इट वॉज द फ्रेंच क्वार्टर्स। अब चूंकि फ्रेंच क्वार्टर्स है, फ्रेंच सेटलमेंट्स है, तो फिर उसमें होना ही नहीं है ब्रिटिश की स्थापत्य शैली, तो आएगी ही नहीं। तो ये क्या था, ये मिला जुला स्थापत्य शैली किसका है, तमिल और फ्रांसीसी का। इट्स नॉट अबाउट कि तमिल और ब्रिटिश नहीं है। और यह बात सही है कि यह कैनाल के द्वारा अलग कर देता है, लेकिन भाई एक एकीकृत जो है आयताकार ग्रिड योजना के द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 218, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लद्दाख। देखिए, लद्दाख सेम बात मैं कर रहा हूं, वही जो अपना यूटी ऑफ लद्दाख है उसकी। हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, लद्दाख इज नाउ ए यूनियन टेरिटरी। लद्दाख जो है अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। स्टेटमेंट 2 है, इट हैज 2 डिस्ट्रिक्ट्स कारगिल एंड लेह। अब लद्दाख में अभी 2 जिले हैं, पहला जिले का नाम है कारगिल, दूसरा जिले का नाम है लेह। तीसरा हम देखते हैं, इट हैज एन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लद्दाख की अगर हम बात करें तो वहां पे एक निर्वाचन विधानसभा है। अब आप देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए है 1, 2 and 3, B है only 1 and 2, C है only 1 और D होगा only 1 and 3। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसका सही क्या होगा। B only 1 and 2, only 1 and 2, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है, स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 3, पहला तो इसमें बिल्कुल सही बात है कि लद्दाख जो है एक यूटी है, राइट। दूसरा भी बिल्कुल ही सही है कि दूसरा, चलिए मैं आपको फिर से दिखाता हूं। दूसरा क्या था कि इसमें 2 जिले हैं, पहला जिला क्या नाम है उसका, कारगिल, इट्स अ कारगिल, एंड द सेकंड वन इज ले। तीसरा क्या है कि इट हैज एन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए, यूटी की अगर हम बात करें तो सिर्फ 3 यूटी में ही अपनी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। पहला तो एक होगा हमारा एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। दूसरा यूटी ऑफ पुडुचेरी, ठीक है। और तीसरा हमारा यूटी ऑफ जेएंडके। तो यूटी ऑफ जेएंडके से तो अभी लद्दाख जो है बिल्कुल अलग हो चुका है, तो लद्दाख में इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली की होने की जरूरत ही नहीं है और उसमें शामिल भी नहीं है। 219 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लक्षद्वीप इज करेक्ट। अब आप देखिए,
लक्षद्वीप हम जानते हैं ये भी एक यूटी है, इसके बारे में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 देखते हैं, लक्षद्वीप स्टैंड्स फर्स्ट इन कोकोनट प्रोडक्शन इन इंडिया। अब लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो भारत में जितना भी नारियल उत्पादन होता है उसमें लक्षद्वीप पहले स्थान पे है। दूसरा हम स्टेटमेंट देखते हैं, लक्षद्वीप कोकोनट इज ब्रांडेड एज एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अब लक्षद्वीप का जो नारियल है वह एक जैविक उत्पाद के रूप में माना जाता है, उसको ब्रांड किया जाता है। तीसरा हम देखते हैं कि नारियल यहां की एकमात्र फसल है। अब कोकोनट इज द ओनली मेजर क्रॉप हियर। ठीक है, अब आप इसको एक एक करके देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओनली 1 and 2 क्या सही है, मतलब कि सिर्फ 1 या 2 सही है। बी ओनली 2 and 3, सी 1, 2 and 3 और डी है ओनली 3। चलिए मैं आपको बताता हूं इसमें सही कौन है। सी 1, 2, 3 तीनों ही सही है। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा नारियल का प्रोडक्शन होता है। दूसरा कि लक्षद्वीप जो है वो नारियल एक जैविक उत्पाद के रूप में वहां पे ब्रांड किया जाता है। तीसरा कि नारियल यहाँ की एकमात्र फसल है। अब यहाँ पे मैं जब आपको बोल रहा हूं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से आप क्या समझते हैं? आजकल मार्केट में बहुत बड़ा ट्रेंड है, जब आप सब्जियां खरीदने जाते हैं, और खासकर मैं उन जगहों की बात नहीं कर रहा हूं कि जो छोटे मोटे सिटी हैं, क्योंकि वहां पे तो खेतों से ही जो है सब्जी आ जाती है, मतलब कि वो ऑर्गेनिक ही होंगे। बट एक चीज और आती है कि खेतों में कितना ज्यादा खाद यूज किया गया है। अगर काफी ज्यादा एक्सटेंसिव फर्टिलाइजर का यूज किया गया है या बाहर से कोई भी यूरिया डाई ये सब मारा गया, तो दैट प्रोडक्ट भले ही वो सब्जी है वो आपका दैट इज नॉट ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक किसको अब नया एक ट्रेंड बना है, किसको लोग कह रहे हैं कि जिसमें भी थोड़ा सा भी बाहर से कृत्रिम खाद नहीं डाला जा रहा है उसको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कहा जा रहा है। तो वही सेकंड बात कही जा रही है कि लक्षद्वीप का जो नारियल है वह एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, उसमें कहीं से भी अलग से दूसरा खाद खुद नहीं डाला जाता है, ना बाहर से फास्फेट यूरिया ये सब नहीं डाला जाता। तो हमारे तीनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 220, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिटरमाइन विच इज नॉट करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आप देखिए और बताइए कि इनमें से कौन से सही नहीं है। तो दिस इज टू बी केप्ट इन द माइंड कि भाई हमें देखना है कि नॉट करेक्ट चुनना है, गलती चुनना है, तो इसको भूलना नहीं है। हमारे पास स्टेटमेंट 1 क्या है, द लक्षद्वीप्स, मिनिकॉय एंड अमिनदीवी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स रीनेम्ड एज लक्षद्वीप इन 1975। अब हम बात कर रहे हैं कि पहले था एक लक्षद्वीप्स, मिनिकॉय और अमंडी द्वीप समूह। इन तीनों का नाम 1975 में बदल करके लक्षद्वीप रख दिया गया था। सेकंड हमारे पास स्टेटमेंट है कि इट कंसिस्ट ऑफ 11 इनहैबिटेड आइलैंड्स एंड 16 अनइनहैबिटेड आइलैंड्स। अब जो हम पूरे लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में टोटल जो है वो 11 आइलैंड ऐसे हैं जहां पे ह्यूमंस रहते हैं, मतलब कि वहां पे ह्यूमंस के सेटलमेंट्स हैं। ठीक है, और जो 16 आइलैंड्स ऐसे हैं जो कि वहां पे ह्यूमंस नहीं रहते हैं, मतलब कि अनइनहैबिटेड हैं, निर्जन द्वीप हैं। थर्ड हम देखते हैं कि द आइलैंड स्टैंड्स फर्स्ट इन द कंट्री इन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फिश। इस आइलैंड में पूरे हमारे भारत में प्रति व्यक्ति जितना फिश का उत्पादन होता है के माध्यम से अगर हम देखें तो यह आइलैंड सबसे 1 नंबर पे है। अब हम देखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है ओनली 3 और डी है ओनली 1 and 3। मैं आपको दिखाता हूं कि सही क्या है। आंसर ए ओनली 1, सिर्फ ए हमारा नॉट करेक्ट है। क्वेश्चन के पहले ही मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि इसमें जो भी स्टेटमेंट होंगे उसमें हमें देखना है कि गलत कौन सा है, विच वॉज नॉट करेक्ट। तो यहां पे हमें नॉट करेक्ट, तो बाकी 2 हमारे सही हो गए। जो पहला है वो गलत है। क्या गलत है कि जो लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनदीवी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उनका नाम लक्षद्वीप बदल के किया गया था। इन द स्टेटमेंट इट वॉज गिवन कि भाई यहां पे 1975 में इसका नाम बदल के किया गया था, लेकिन यह 1975 ना होकर क्या है, 1973 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश, आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग यहां के रहने वाले होंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, द ब्रिटिश कंबाइंड आगरा एंड अवध इनटू 1 प्रोविंस एंड कॉल रेट यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ द आगरा एंड अवध। अब अंग्रेजों ने क्या किया था कि आगरा और अवध को एक ही प्रांत में मिला दिया था और इन दोनों को मिला के अगर आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत इसको कहा जाता था, इसलिए इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं, इट वाज रीनेम्ड टू द यूनाइटेड प्रोविंस इन 1935। पहला स्टेटमेंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि आगरा अवध के प्रोविंस को मिला करके इसका नाम कर दिया गया था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध।
ठीक है, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। लेकिन फिर 1935 में इसका नाम बदल दिया गया और यहां से हटा दिया गया आगरा और अवध, राइट, और सिर्फ इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत, राइट, यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम कर दिया गया था। कब? 1935 में। अब हम थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं कि वर्ष 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। कब? आजादी के बाद इसका नाम जब ईयर 1950 आया और तब इसका नाम बदल करके यूनाइटेड प्रोविंस से यूपी ही रहा, लेकिन प्रोविंस ना होकर के और यूनाइटेड ना होकर के ये उत्तर प्रदेश हो गया। अब आप बताएंगे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, आप बताइए इसमें से कौन सा सही है। ए तीनों ही सही है, बी सिर्फ 2 और 3 सही है, सी सिर्फ 1 और 2 सही है और डी सिर्फ 3 सही है। हमारे पास ये तीनों ही सही है। पहले क्या हुआ आपको मैं फिर से एक बार रिमाइंड कराता हूं, क्योंकि आपके लिए जो भी यूपी पीसीएस के लिए अपीयर करने जा रहे होंगे उनके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ध्यान दीजिए, पहले 2 अलग अलग प्रोविंसेस थी, प्रोविंस ऑफ आगरा, प्रोविंस ऑफ अवध, दोनों को मिला दिया गया और यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध हो गया। ये हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध का नाम बदल के बाद में 1935 में कर दिया गया यूनाइटेड प्रोविंस। फिर 1950 में इस यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल करके इसका नाम कर दिया गया उत्तर प्रदेश। तो जो भी आप उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं, आप बिल्कुल इसको ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं 222। द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज बाउंडेड बाई। अब भाई उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में है कि इसकी सीमा मतलब किस किस से ये घिरा हुआ है और किधर किधर से लगती है। पहला है उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश इन द नॉर्थ, मतलब कि इसके उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। दूसरा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दक्षिण में है और तीसरा है बिहार इसके पूरब में है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए मतलब 1 और 3 कि भाई उत्तर प्रदेश जो है उसके उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है और पूरब में बिहार है। फिर बी में तीनों ही सही है, सी में 1 और 2 सिर्फ सही है और डी में 2 और 3 सिर्फ सही है। अब देखते हैं कि क्या सही आंसर होगा। ए होगा ओनली 1 एंड 3, मतलब कि सिर्फ 1 और 3 सही है। ऑप्शन 2 इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश इज बाउंडेड बाई ओनली मध्य प्रदेश इन द साउथ। ठीक है, मतलब कि उत्तर प्रदेश के अगर हम साउथ की बात करें तो किससे वो घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से नहीं। छत्तीसगढ़ उसका हिस्सा जो है वो अलग हो चुका है अभी, राइट। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश से दक्षिण में लगती है। 223 हम देखते हैं। फिर से हमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिटरमाइन विच इज करेक्ट। नीचे दिए कथनों को आप विचार कीजिए और इसमें आप बताइए कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, उत्तर प्रदेश वॉज एसोसिएटेड विद 2 न्यू रिलीजन, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन द 6th सेंचुरी BC। कि भाई उत्तर प्रदेश जो है वो 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व BC कहा जा रहा है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, 2 नए धर्म उस समय कौन कौन से थे? जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट है कि एट सारनाथ बुद्ध प्लीज टेक हिज फर्स्ट सर्मन एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ हिज ऑर्डर। अब सारनाथ में बुद्ध जो आए थे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और अपने आदेश जो भी उन्होंने उनका आदेश था उसकी नींव रखी थी कि भाई मेरे चीजों को आप लोग फॉलो कीजिए और ये बिल्कुल ही सही है मानव जाति के लिए। थर्ड हम देखते हैं उनका क्या स्टेटमेंट है, कुशीनगर वेयर बुद्ध ब्रीथ हिज लास्ट इज इन बिहार। कि जहां पे बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, वो कुशीनगर जो है वो बिहार में स्थित है। अब आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओनली 1 and 2, बी है ओनली 2 and 3, सी है 1, 2 and 3 और डी है ओनली 1 and 3। मैं आपको बता रहा हूं आंसर ए ओनली 1 and 2, सिर्फ 1 और 2 सही है क्योंकि तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्या है कि जो बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, बुद्ध ने जहां पे अपना लास्ट ब्रीथ लिया था, जहां पे बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जगह का नाम है कुशीनगर और कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर है और ये पड़ता है कहां? उत्तर प्रदेश में। 224 हम देखते हैं। गोल्डन लंगूर और हुलक गिब्बन, पिग्मी हॉग और हिस्पिड कैन बी फाउंड इन विच स्टेट इन इंडिया। अब इन 4 जानवरों का नाम मैंने बताया आपको। गोल्डन लंगूर का सुनहरे बंदर, सुनहरे लंगूर, हुलाक गिबन, पिग्मी हॉग और हिस्पिड भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं? हमारे पास है
ए यहां पे आसाम, राइट, बी बंगाल, सी मेघालय और डी तमिलनाडु। आपको बताना है कि सही इसमें से कौन सा है। सीधा सीधा क्वेश्चन है। आंसर ए, ये पाए जाते हैं आसाम में। आपको पता है कि आसाम जो है, आसाम में काफी एक्सटेंसिव जंगल भी हैं और वहां पे आप पाएंगे कि लगभग 180 स्पीसीज है मैमल्स की, जो कि आसाम में पाई जाती हैं। अब मैमल्स का मतलब आप जानते हैं, स्तनपायी। स्तनपायी का मतलब जो भी जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, मतलब कि वो अंडा नहीं देते हैं, अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। तो 180 स्पीसीज स्तनधारियों की पाई जाती है आसाम में, जिसमें कि ये कुछ थ्रेटेंड स्पीसीज हैं। थ्रेटेंड स्पीसीज का मतलब कि धीरे धीरे ये विश्व स्तर पर ये खतरे में पाई जा रही हैं और धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। उसमें क्या क्या शामिल है, जैसे हमारा एक गोल्डन लंगूर, जो कि हमारे ऑलरेडी प्रश्न में था, हुल्लक गिबन, फिर पिग्मी हॉग, हिस्पिड हेयर और व्हाइट विंग वुड डक, बाघ, उसके बाद क्लाउडेड लेपर्ड, एलिफेंट, स्वैम्प डियर और गंगाटिक डॉल्फिन शामिल है। ये सभी थ्रेटेंड हैं, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन पाए कहां पे जाते हैं, आसाम में पाए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 225 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स कैन बी फाउंड इन आसाम? कि निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक विभाजन जो कि भारत में हैं, आसाम में पाए जाते हैं? हमारे पास 1 है डेक्कन प्लेट्यू, 2 है नॉर्दर्न हिमालयाज और 3 है नॉर्दर्न प्लेन्स। हिंदी में मैं आपको बताऊं, दक्कन का पठार, दूसरा है उत्तरी हिमालय और तीसरा उत्तरी मैदान। तो हम आपको पहले ऑप्शन दिखाएंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए है हमारा ओनली 2, बी है 1 और 3, सी है ओनली 2 और 3 और डी है 1, 2 और 3, तीनों ही। अब जरा सोचिए कि इसमें से कौन सा, मैं आपको दिखाता हूं क्या इसका होगा। आंसर डी होगा इसका, 1, 2 और 3। थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा कि मैं दक्कन के पठार को कैसे बोल रहा हूं कि ये फिजियोग्राफिक डिवीजन है जो कि आसाम में पाया जाता है, क्योंकि आसाम जो है नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा और नॉर्थ ईस्ट ऊपर में है। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे अगर मैप एक छोटा सा बनाता हूं, देखिए, तो वो मैप बनाते समय आप पाएंगे ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा, राइट। तो इस हिस्से में मतलब काफी अच्छा नहीं बना है, फिर भी आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। ये वाला हिस्सा आसाम है और फिर थोड़ा सा यहाँ नीचे भी आकर के आसाम है। तो मैं कैसे कह रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट जो है और डेक्कन प्लेट्यू हम यूजुअली ये नीचे वाले हिस्से को मानते हैं, ठीक है। लेकिन आप जान लीजिए कि जो 6 भौगोलिक हमारे एस्पेक्ट हैं, मतलब भौगोलिक विभाजन है भारत में, उसमें से 3 जो हैं, एक उत्तरी हिमालय। उत्तरी हिमालय अगर मैं कहूं तो जो आसाम के ईस्टर्न साइड में जो हिमालय वाला रीजन है, पहाड़ी रीजन है, उसको उत्तरी हिमालय बोलते हैं। फिर उत्तरी मैदान, जो खासकर ब्रह्मपुत्र का मैदान है, उसको हम कहते हैं उत्तरी मैदान। और दक्कन का पठार भी वहां पे शामिल है। दक्कन प्लेट्यू में कौन सा वाला हिस्सा, जो कार्बी आंगलोंग वाला हिस्सा है। कौन सा, कार्बी आंगलोंग। मैं यहां पे लिखता हूं कार्बी आंगलोंग वाला हिस्सा जो है वो है हमारा डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा। तो इस तरह से आसाम में 3 डिवीजन पाए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 226। विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स? भारत में किस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? यहाँ बस ऑप्शन ए है मेघालय को, बी मणिपुर को, सी अरुणाचल प्रदेश को और डी आसाम को। सही आंसर इसमें से होगा डी आसाम। आसाम को ही हम कहते हैं लैंड ऑफ रेड रिवर, क्योंकि यहाँ पे जो नदी बहेगी वो लाल रंग की होगी और जो यहाँ के पहाड़ियां होंगी वो ब्लू होंगी। नेक्स्ट 227 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आसाम एंड डिटरमाइन विच इज करेक्ट। आसाम के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आप ध्यान दीजिए और बताइए कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। वी नीड टू बी वेरी कॉशियस जब आप क्वेश्चन को पढ़ें कि करेक्ट लिखा है इनकरेक्ट लिखा है, उसके बाद ही जवाब देना है। हमारे पास स्टेटमेंट है, द वर्ड आसाम इज बिलीव्ड टू हैव डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड असोमा मीनिंग पेयरलेस और अनपैरेलल्ड। मतलब कि ऐसा माना जाता है कि आसाम शब्द जो है वो संस्कृत के असोमा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पेयरलेस या फिर अनोखा। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि अनदर एकेडमिक इंटरप्रिटेशन क्लेम्स दैट द वर्ड केम फ्रॉम द अहोम्स हु रूल्ड द लैंड फॉर अबाउट 600 years prior to its annexation by the British। ऐसा माना जाता है, जब आप पढ़ाई करते हैं तो उस समय जो इसकी एकेडमिक व्याख्या है, उस समय यह माना जाता है कि अंग्रेजों से आने से पहले जो असम वाला हिस्सा था वहां पे अहोमों का राज था और ये इतने कुशल शासक थे कि इन्होंने लगभग 600 सालों तक वहां पे राज किया था, इससे पहले कि जब तक
ब्रिटिश ने उसको अपने में एनेक्स करके या फिर संयोजित करके अपने में मिला नहीं लिया था। अब आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा या फिर कौन से सही हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए है ओनली 1 और बी है ओनली 2 और सी है बोथ 1 and 2 और डी है नन ऑफ द अबव। अब आप देखिए आंसर इसका होगा सी, बोथ 1 and 2 दोनों ही हमारे सही हैं। पहला क्या कि यह एक संस्कृत से भी लिया गया शब्द जो कि हम असोमा कहते हैं, इसका मतलब होता है अनोखा, बिल्कुल ही जो अलग से दिखे। और दूसरा आसाम जो है वो अहोमों की राजधानी माना जाता था, जो कि अंग्रेजों के आने से पहले लगभग 600 सालों से वहां पे शासन कर रहे थे और काफी कुशल शासक थे। तो दोनों ही इस केस में सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 228। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज करेक्ट। नीचे दिए गए कथनों को आप देखिए और आप बताइए कि इसमें से कौन से सही है। स्टेटमेंट 1 है द ओल्डर नेम ऑफ आसाम वाज कामरूप। आसाम का जो पुराना नाम था वो था कामरूप। दूसरा हम देखेंगे इट वाज आल्सो नोन एज प्रगज्योतिष और इसको प्रगज्योतिष नाम के भी नाम से जाना जाता था। तीसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं द अर्लियर एपिग्राफिक रेफरेंस टू द किंगडम ऑफ कामरूप इज फाउंड इन अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग समुद्रगुप्त। और इसके बारे में, आसाम के बारे में अगर कहीं पे कहीं कुछ लिखा गया है तो आप पाएंगे कि समुद्रगुप्त जो राजा थे गुप्त वंश के, उन्होंने इलाहाबाद में अपना पिलर इंस्क्रिप्शन लगाया है। तो पिलर इंस्क्रिप्शन में ऑलरेडी वहां पे नाम कामरूप लिखा गया है। अब पिलर इंस्क्रिप्शन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि ये इंस्क्रिप्शन क्या होता है। जैसे अभी के टाइम में आप पाएंगे कि कोई भी गवर्नमेंट अपना कुछ ऑर्डर देती है तो उसको रिटन फॉर्म में देती है और वो रिटन फॉर्म में एक तो गवर्नमेंट के गैजेट्स में आते हैं, उसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन के लिए पीआईबीज में और उसके बाद से मीडियाज वगैरह में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो ऑर्डर क्या होते हैं, रिटन फॉर्म में होते हैं, पेपर पे लिखे होते हैं। लेकिन उस समय काफी पुराने समय में जो लोग होते थे, जो राजा होते थे, वो अपने गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को कहां पे लिखवाते थे, या फिर इस तरह की कोई भी कुछ मेमोयर हो या फिर ऑर्डर्स हो, उन सबको एडिक्ट या फिर आप पाएंगे कि इंस्क्रिप्शन मतलब एडिक्ट जो है उससे लिखवाते थे और इंस्क्रिप्शन उस पर खुदवा के लिखवाते थे और कागज के बदले वो कहीं पे पिलर खड़ा कर देते थे और पिलर वगैरह पे लिख देते थे। तो उसी तरह जो राजा समुद्र का इलाहाबाद का स्तंभ है वहां पे उन्होंने इसमें इंस्क्रिप्शन करवा के कामरूप के बारे में लिखा हुआ है। तो अब देखिए कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन है। ए है ओनली 1, बी है ओनली 1 and 3, सी है ओनली 1 and 2 और डी है 1, 2 and 3। मैं आपको बताता हूं इसमें सही क्या है। आंसर डी 1, 2 and 3 तीनों ही सही हैं। और चलिए हम आगे देखते हैं 229। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज करेक्ट। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से सही कौन है। अगेन इस तरह के क्वेश्चन में मैं आपको बिल्कुल ही बताता हूं कि सिर्फ एक चीज आपको पहले ध्यान देनी है बिफोर यू रीड द स्टेटमेंट, कि आपको देखना है कि आपको चुनना क्या है, करेक्ट या इनकरेक्ट। ऐसा ना हो कि आप कहीं पे इनकरेक्ट छोटा सा लिख दी, यहां पे सिर्फ इन ही तो जोड़ना है, धीरे से इन जोड़ देगा और आप जो है इसमें से करेक्ट चुन के और उस टाइप से आंसर मार के चले जाएंगे आगे, फिर आपका हो जाएगा पूरा गलत। चलिए हम देखते हैं कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट पे हम विचार करेंगे और आपको बताएंगे कि इनमें से कौन से सही है। यहां पे बात की जा रही है कार्बी हिल्स की। कार्बी हिल्स जो है वो ब्रह्मपुत्र की घाटी है, उसके दक्षिण में स्थित है, राइट। तो हमारा स्टेटमेंट 1 हो गया। और स्टेटमेंट 2 देते हैं, जो कार्बी हिल्स है वो मेघालय प्लेट्यू, मेघालय के पठार का एक हिस्सा है। अब आपको बताना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है। ए सिर्फ एक सही है, बी सिर्फ 2 सही है और सी 1 और 2 दोनों ही सही है और डी नीदर 1 नॉर 2 दोनों में से कोई भी सही नहीं है। बोथ 1 और 2 दोनों ही सही है। देखिए जो कार्बी हिल्स है और एनसी हिल्स है दोनों ही ब्रह्मपुत्र वैली के साउथ में स्थित है और कार्बी हिल्स जो है वो मेघालय के पठार का भी हिस्सा है और इनको डॉटेड या फिर प्लेन एरियाज, मतलब ये जो हिल्स हैं ये डॉटेड या फिर प्लेन एरियाज हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश एंड डिटरमाइन विच इज करेक्ट। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में स्टेटमेंट को देखिए और बताइए कि इसमें कौन सा सही है। स्टेटमेंट 1 है अरुणाचल प्रदेश बिकेम फुल फ्लेज स्टेट ऑन February 20, 1987। अरुणाचल प्रदेश जो था वो फरवरी 20, 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा उसको मिल गया था। अब
दूसरा स्टेटमेंट अब देखते हैं कि टिल 1972 इट वाज नोन एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अब 1972 के पहले अरुणाचल प्रदेश का नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, या फिर इसको एक्रोनिम हम बनाए तो इसको नेफा कहा जाता था। तो आपने दोनों स्टेटमेंट देख लिया, अब आप बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। ए है हमारा ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है दोनों ही और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका होगा आंसर सी, बोथ 1 और 2 दोनों ही सही है। क्या क्या सही है फिर से एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। फरवरी 20, 1987 को अरुणाचल प्रदेश फुल स्टेट बन गया था। जैसे आपका यूपी है, बिहार है, एमपी है, बाकी राजस्थान है, हरियाणा है, ये सारे जो जैसे फुल स्टेट है वैसे ही अरुणाचल प्रदेश बन गया था। और 72 के पहले अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या नेफा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं 231, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अरुणाचल प्रदेश। फिर से आप अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताइए कि कौन से स्टेटमेंट सही है। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, इट गेन्ड द यूनियन टेरिटरी स्टेटस ऑन जनवरी 20, 1972, कि जनवरी 20, 1972 को अरुणाचल प्रदेश को, जो कि उस समय अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि इसे नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था, तो इसको यूनियन टेरिटरी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा वो जनवरी 20, 1972 को मिला था। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, एन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 15 अगस्त 1975। और एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली, आज भी हम जानते हैं कि हमारे पास जो है आज के एज ऑन डेट, हमारे एक वीडियो में काफी ज्यादा इसके बारे में चर्चा हो रही थी कि कितने यूटीज हैं, जहां पे हमने लिखा था 8 यूटीज हैं। भाई 8 ही यूटीज हैं, भले ही जेएनके वाला 2 जो है यूटी ऑफ जेएनके एंड यूटी ऑफ लद्दाख बन गया है, लेकिन जो दादर और नगर हवेली वाला हिस्सा था उनको एक साथ मिला दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखिए कि 15 अगस्त 1975 को, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार और चीज बताऊं कि अभी एज ऑन डेट जितने भी यूटीज हैं उनमें से सिर्फ 3 यूटीज में लेजिस्लेटिव असेंबली होनी है। एक हमारा तो एनसीटी ऑफ दिल्ली, आप तो जानते ही हैं। नेक्स्ट है पुदुचेरी, और तीसरा है हमारा यूटी ऑफ जेएनके। तो इन्हीं 3 जगहों पे 3 ऐसे हमारे यूटीज हैं जहां पे इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली होनी है। लेकिन यहां पे बात की जा रही है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश जो कि पहले नेफा कहलाता था, जनवरी 20, 1972 को इसको यूटी का दर्जा मिल गया था। और अब यहां पे है कि 15 अगस्त 1975 को वहां पे एक, जैसे इन तीनों यूटीज के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, वैसे ही उसे भी अरुणाचल प्रदेश को भी एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब वहां पे बनी थी। थर्ड हम देखेंगे, ईटानगर इज नेम्ड आफ्टर ईटा फोर्ट मीनिंग फोर्ट ऑफ ब्रिक्स बिल्ट इन 14th सेंचुरी एडी। अब देखिए ईटानगर जो है वो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अब ईटानगर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईंटा का मतलब होता है, आप अगर हिंदी भाषी क्षेत्रों से रहने वाले हैं तो अधिकतर जगह पे ईंटा का मतलब होता है ईंट, क्योंकि 14वीं शताब्दी में एक ईंट का फोर्ट बना था, वहां पे ईंट का किला बना था, ईंटों का किला बना था, तो उसी के नाम पे ईटानगर इसका नाम पड़ा था। तो अब तीनों स्टेटमेंट आपने देख लिया। अब आपको मैं ऑप्शन दिखाता हूं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए है हमारा 1 और 3 सही है, बी 2, 3 सही है, और सी 1, 2, 3 सही है, और डी सिर्फ 1 और 2 सही है। सही आंसर आपका यहाँ पे होगा 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। पहला स्टेटमेंट आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी स्टेटस जो है वो जनवरी 20, 1972 में मिला था, ये बिल्कुल ही सही है। इसके पहले उसको क्या कहा जाता था, नेफा कहा जाता था, NEFA, नेफा, राइट। फिर इसको सबसे पहले क्या मिला, यूटी का दर्जा मिला। यूटी का दर्जा मिलने के बाद 15 अगस्त 1975 को इस यहाँ पे यूटी के लिए ही एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई थी, जैसे कि आज के एनसीटी ऑफ दिल्ली, पुदुचेरी और यूटी ऑफ जेएनके के लिए है। फिर तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि ईटानगर जो कि कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश की, उसका नाम वहां पे 14वीं शताब्दी में एक ईंटे का फोर्ट हुआ करता था, ईंटों का एक किला हुआ करता था, उसी के नाम पे ये पड़ा था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं 232, मोपिन, सोलुंग, लोसार एंड बुरीबूत आर नेम्स ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन स्टेट ऑफ। अब देखिए ये फेस्टिवल है, मोपिन, सोलुंग, लोसार और बोरीबूट, ये फेस्टिवल्स हैं
देखिए फेस्टिवल्स वाले क्वेश्चन बिल्कुल ही आते हैं, आपको ये पता है। आर्ट और कल्चर देखेंगे, वहां पे आपको फेस्टिवल्स, डांसेस और ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जल्दी ही आपके लिए वो भी चीजें आने वाली हैं। चलिए हम देखते हैं कि मोपिन, सोलुंग, लोसार और बोरीबूट जो है वो फेस्टिवल्स हैं किस स्टेट के। हमारे पास ऑप्शन ए है आसाम, बी है नागालैंड, सी है मणिपुर और डी है अरुणाचल प्रदेश। मैं आपको बताता हूं सही क्या है। सही है आंसर डी, अरुणाचल प्रदेश। एक्सप्लेन मैं आपको थोड़ा सा करता हूं। अरुणाचल प्रदेश में आप पाएंगे कि बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो जनजातियों की है। अब वहां पे जो जनजातियां हैं, वहां पे एक मैं आपको मोपिन और सोलुंग का बताया था, ये आदिस जो वहां की जनजाति है उनका ये फेस्टिवल है। लोसार जो मैं आपको बता रहा हूं वो मोनपास जनजाति का फेस्टिवल है, पर्व है। बोरीबूट जो है वो हिल वहां के मोरीज जो है उनका है। उसके बाद से सर्दुकेपेंस है, वो अपातनीज है वहां की एक ट्राइब। काफी ही मतलब माना जाता है कि अपातनीज की जो लेडीज होती हैं काफी खूबसूरत होती हैं और अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि दूसरे ट्राइब के लोग उनको उठा ले जाते थे, इसलिए अपने आप को कुरूप बना लेती थी, चेहरे पे टैटू टूटू बना के काफी ज्यादा। ठीक है, तो उससे आप याद रखिएगा सर्दुकेपेंस वो अपातनीज का फेस्टिवल है। फिर हम जानेंगे सी डोनी, ये तागनीज है, वहां पे ये भी जनजाति है, उनका फेस्टिवल है। रे ऑफ इडू मिसमीस का है और नोयकू नेसीस का है। चलिए हम देखते हैं 233। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आंध्र प्रदेश एंड डिटरमाइन विच इज करेक्ट। आंध्र प्रदेश के बारे में आप नीचे दिए गए स्टेटमेंट को देखिए और आप बताइए कि इनमें कौन सही है। पहला स्टेटमेंट है इट इज द 8th लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो भारत में 8वां सबसे बड़ा राज्य है आंध्र प्रदेश। किसकी मैं बात कर रहा हूं? आंध्र प्रदेश की। आपको फटाफट स्विच होना जरूरी है क्योंकि इससे पहले मैं अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं, तो इसलिए बहुत ही कॉशियसली आपको क्वेश्चन को देखना है। इससे पहले मैंने बात की अरुणाचल प्रदेश की, उससे पहले आसाम की, लेकिन सिर्फ ए देख करके अज्यूम नहीं करना है कि इसमें भी प्रदेश है उसमें भी प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश नहीं, यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि इट इज द 10th लार्जेस्ट बाई पॉपुलेशन। अब आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो भारत में 10वें सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। 8वां सबसे बड़ा एरिया वाला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। तीसरा स्टेटमेंट देखिए इट हैज द सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अमॉन्ग ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत में जो भी राज्य जिनकी अपनी तटीय सीमा है, मतलब कि जो समुद्र के पास है, तो आप पाएंगे उनमें से कि आंध्र प्रदेश की जो तटीय सीमा है वो भारत के किसी भी राज्य की तटीय सीमा की वो दूसरी सबसे लॉन्गेस्ट है। तो अब हम आगे देखते हैं कि इनके ऑप्शंस क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए है 1 और 2 सही है, बी सिर्फ 1 सही है, सी 1, 2, 3 सही है और डी 2 और 3 सही है। आप देखिए इसका आंसर होगा सी 1, 2 और 3 तीनों ही सही होंगे। फिर से आप एक बार रिवाइज इसको कीजिए। आंध्र प्रदेश भारत में 8वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है, 8 याद रखिए। आंध्र प्रदेश भारत में 10वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, इसको भी याद रखिए। उसके बाद से आंध्र प्रदेश का भारत में आप पाएंगे कि जो कोस्ट लाइन है वो भारत के किसी भी स्टेट की जिसकी कोस्ट लाइन से सबसे मतलब दूसरे नंबर पे है। ये पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे गोवा जो है, गोवा की कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश की कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन का मतलब क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश की जो अपनी सीमा है वहां उसमें कोस्ट कितने हैं, समुद्र के तट कितने हैं, किसकी सबसे ज्यादा लंबाई है? सबसे ज्यादा लंबाई गोवा की है, दूसरे नंबर पे है हमारे आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट हम देखते हैं 234। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट बॉर्डर आंध्र प्रदेश। बिल्कुल ही ध्यान से आपको क्वेश्चन देखना है। यहां पे लिखा है क्या? डज नॉट बॉर्डर आंध्र प्रदेश, मतलब कि ऐसे स्टेट्स को आपको चुनना है जिनकी सीमा आंध्र प्रदेश से नहीं मिलती है। ऐसा ना हो कि आपने वो चुन लिया जिनकी सीमा आंध्र प्रदेश से मिलती है। तो हम देखेंगे हमारे पास है 1 नंबर पे तेलंगाना, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे मध्य प्रदेश और चौथे पे कर्नाटका। अब आपको मैं करेक्ट ऑप्शन दिखाता हूं। ए है ओनली 2, बी है ओनली 2 and 3, सी है ओनली 1 and 4 और डी है ओनली 1 and 3। आप देखिए किसकी सीमा आंध्र प्रदेश से नहीं मिलती है, तो 2 और 3
मतलब कि बी की सीमा आंध्र प्रदेश से नहीं मिलती है। बी में कौन कौन से हैं? बी में 2 और 3, मतलब कि महाराष्ट्र की सीमा आंध्र प्रदेश से नहीं मिलती है और ना ही एमपी की सीमा आंध्र प्रदेश से मिलती है। तो अब हम देख लेंगे कि आंध्र प्रदेश की सीमा पहले मिलती किससे किससे है। आंध्र प्रदेश को अगर हम देखें तो तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिम में है, नॉर्थ वेस्ट में। छत्तीसगढ़ जो है वो उत्तर में है। उड़ीसा जो है वो उत्तर पूर्व में है। कर्नाटका जो है वो पश्चिम में है और तमिलनाडु में, जो तमिलनाडु है वो दक्षिण में है। मतलब कौन नहीं है? हमारा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इसकी सीमा नहीं रखता है। कहां से? आंध्र प्रदेश से। 235 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आंध्र प्रदेश इज करेक्ट? आंध्र प्रदेश के बारे में कौन सा कथन सही है? यहां पे फिर से देखिए, सही है। फिर हम देखेंगे आंध्र प्रदेश इज अ वेल नोन ग्लोबली फॉलोड द राइटर ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड इज कॉल्ड रत्न गर्भ। अब आंध्र प्रदेश के पास बिल्कुल ही प्रसिद्ध रूप से चट्टानों और खनिजों का एक जगह है जिसको कि हम कहते हैं रत्न गर्भ। रत्न गर्भ का ही मतलब हुआ कि जहां पे रत्न बहुत ज्यादा पाया जाता है। फिर दूसरा हम स्टेटमेंट देखते हैं, द स्टेट हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ क्वालिटी क्रिस्टलाइज्ड एस्बेस्टस इन द कंट्री। अब आंध्र प्रदेश में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले जो क्राइस्टोलाइल एस्बेस्टस हैं उसका भंडार है। अब आप देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी है दोनों में से कोई भी नहीं। तो आप देखिए कि इसमें कौन सा सही होगा। आंसर सी, यहां पे बोथ 1 and 2 दोनों ही सही है। देखिए फिर से कौन सा। आंध्र प्रदेश में चट्टान और खनिज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और इसलिए उसे रत्न गर्भ कहा जाता है। और राज्य में पूरे देश में जो सबसे अच्छे किस्म के गुणवत्ता वाले जो क्राइस्टोटाइल एस्बेस्टस हैं, क्राइस्टोटाइल एस्बेस्टस, वो आंध्र प्रदेश में ही पाए जाते हैं। दोनों ही सही है। 236 देखते हैं। द सिंगरनी कोल माइंस इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। जो सिंगरनी कोयले की खाने हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? हमारे पास ए है तमिलनाडु, बी है कर्नाटका, सी है आंध्र प्रदेश और डी है तेलंगाना। तो आपका सही आंसर यहाँ पे होगा, क्योंकि बिल्कुल स्टेट क्वेश्चन है, आंसर सी आंध्र प्रदेश। क्योंकि सिंगरनी कोल माइन जो है वो सप्लाई करता है, उसमें से क्या निकलेगा? कोयला ही निकलेगा। और वहां से जो कोयला निकलता है उससे एंटायर साउथ इंडिया में जो है कोयला वहां से सप्लाई किया जाता है। और कहां पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। 237 हॉर्सली हिल्स, अराकू वैली और 1000 पिलर टेम्पल टूरिस्ट प्लेस के लिए काफी अच्छे जगह है ये, टूरिस्ट अट्रैक्शंस के। किस राज्य में स्थित हैं? ए कर्नाटका में है, बी तमिलनाडु में है, सी आंध्र प्रदेश में है और डी तेलंगाना में है। किसकी मैं बात कर रहा था? फिर से ध्यान दीजिए, हॉर्सले हिल की बात कर रहा हूं, अराकू व्हील की और 1000 पिलर टेम्पल। तो ये तीन की मैं बात कर रहा हूं। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आपको बताना है कौन सा सही है। सही आंसर होगा कि सी आंध्र प्रदेश। एक्सप्लेन मैं करता हूं कि जो आंध्र प्रदेश की जो अच्छी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहां पे बहुत ज़्यादा प्रमुख पर्यटक आते हैं और सबसे ज़्यादा आते हैं, वो है सबसे पहले 1 नंबर पे आता है 1000 पिलर टेम्पल एंड फोर्ट इन वारंगल। वारंगल जो है आंध्र प्रदेश में, वहां पे 1000 पिलर टेम्पल है और एक किला है। उसके अलावा 4 मीनार जो है वो अराकू वैली में है। हॉर्सली हिल जो है वो नीलापट्टू में है और श्री सीताराम टेम्पल जो है वो आपके भद्राचलम में है और उसके अलावा तिरुपति है। तो ये सारे हो गया हमारा आंध्र प्रदेश के बारे में। 238 हम देखते हैं। लीकावाली, पासीघाट, तवांग खोंसा आर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन विच ऑफ द स्टेट। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है कि किस स्टेट में लीकावाली, पासीघाट और तवांग खोंसा पाए जाते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा ये मतलब ये हमारे पर्यटन के लिए स्थल है बहुत अच्छे। आपको बताना है ए मेघालय, बी आसाम, सी त्रिपुरा और डी अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर होगा आपका आंसर डी अरुणाचल प्रदेश। एक्सप्लेन मैं आपको करता हूं। तवांग, दिरांग, देखते चलिए, अलोंग, पासीघाट, लिकावाली, बोमडीला, खोंसा, ये सभी जो है काफी अच्छे टूरिस्ट प्लेस हैं राइट।
और कहां पे ये स्थित है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसाम शेयर्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब आसाम जो है वो भारत का एक सीमावर्ती राज्य है। सीमावर्ती राज्य कहने का मतलब कि ऐसा राज्य जो कि मतलब वहां से इंटरनेशनल बाउंड्री भी हमारी मिल जाएगी। अब आपके पास आसाम, आपको बताना है कि किस कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है भारत की। अब 1 में हमारे बांग्लादेश से शेयर करता है, 2 में म्यांमार से शेयर करता है, 3 में भूटान से शेयर करता है और 4 में नेपाल से शेयर करता है। करेक्ट ऑप्शन आप देखिए यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए ओनली 1 and 2, बी है ओनली 1 and 3, सी है ओनली 1, 2 and 3 और डी है 1, 2, 3 and 4। सही ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा बी ओनली 1 and 3, मतलब कि आसाम is surrounded by Bhutan in the north and Bangladesh in the west। आसाम को अगर आप देखें तो उत्तर में बिल्कुल ही आपको यहाँ पे भूटान मिल जाएगा और वेस्ट में देखेंगे तो आपको बांग्लादेश मिल जाएगा। अब इट शेयर्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद 2 कंट्रीज। ये 2 ऐसे देश हैं जहां से आसाम की सीमा मिलती है। कौन? उत्तर में भूटान और पश्चिम में बांग्लादेश। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिटरमाइन विच इज करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आप देखिए और आप इनमें से बताइए कौन सा सही है। बरेल रेंज इज द हाईएस्ट हिल रेंज इन आसाम। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि इट अटेन्स मैक्सिमम हाइट ऑफ 1953 मीटर्स इन महादेव पीक टू द ईस्ट ऑफ हाफलॉन्ग। अब देखिए हिंदी में मैं आपको बताता हूं, स्टेटमेंट 1 है बरेल रेंज आसाम की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला है। दूसरा है कि हाफलॉन्ग के पूर्व में महादेव पीक है, महादेव चोटी, और कितनी ऊंचाई है उसकी? 1953 मीटर की इसकी ऊंचाई है। हाफलॉन्ग के पूर्व में क्या है? महादेव पीक। अब आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन क्या है। ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी दोनों ही और डी कोई भी नहीं। आप देखिए आंसर होगा बोथ 1 and 2। एक्सप्लेन मैं आपको करता हूं। बरेल रेंज की मैंने बात की थी, हाईएस्ट हिल रेंज है आसाम का और इसकी ऊंचाई है, एलिवेशन कितना है? बरेल रेंज लगभग 1000 से आपको लेकर के, राइट, 1000 से लेकर के और लगभग 1200 मीटर तक इसकी ऊंचाई है सी लेवल से। फिर हम देखते हैं कि इसके साउथ साइड में बरेल रेंज इज वेरी स्टीप, अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 1953 मीटर्स। अब बरेल रेंज के अगर आप साउथ में जाइएगा तो वहां पे काफी मतलब सीधी चढ़ाई है। अब ये जो हाइट है ये बढ़ करके लगभग 1953 मीटर हो जाती है और वहीं पे है हमारा महादेव पीक। ये कहां है? हाफलॉन्ग के पूर्व में स्थित है। 241, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिटरमाइन विच इज करेक्ट। और नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो हमारे पास स्टेटमेंट है, छत्तीसगढ़ बिकेम द 27th स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ जो है वो भारत का 27वां राज्य बना था। और अब हम देखते हैं कि सेकंड क्या है। इन एशियन टाइम छत्तीसगढ़ रीजन वॉज नोन एज दक्षिण कौशल। अब काफी प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। अब हम देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। सिर्फ ए है हमारा ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है दोनों ही और डी कोई भी नहीं। क्या होगा आंसर? सी ओनली 2। स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है क्योंकि छत्तीसगढ़ किससे कट के बना था? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में से कब कट के बना था? नवंबर 2000 में। और ये कौन सा 26वां स्टेट बना था भारत का। और वहां पे क्या लिखा है? वहां पे लिखा है कि 27वां स्टेट बना था भारत का। नेक्स्ट हम देखते हैं 242, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट बॉर्डर छत्तीसगढ़। अब नीचे दिए गए कुछ स्टेट के नाम आपको सामने दिए जा रहे हैं, उसमें से आपको बताना है किसके बॉर्डर छत्तीसगढ़ से नहीं मिलते हैं। एंड नेवर कंफ्यूज कि मैं आपको कह रहा हूं कि किसके बॉर्डर मिलते हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए। डज नॉट बॉर्डर, किसकी सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं मिलती है। ठीक है। अब ए में है झारखंड, बी में है उड़ीसा, सी में है तेलंगाना और डी है आंध्र प्रदेश। आप देखिए क्या होगा आंसर। सी होगा हमारा, तेलंगाना से
छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं मिलती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के आप पाएंगे कि दक्षिण में आपको मिल जाएगा झारखंड और पूरब में मिलेगा उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है वो पश्चिम में है, उत्तर प्रदेश और जो वेस्टर्न झारखंड वाला हिस्सा है वो नॉर्थ में है और आंध्र प्रदेश साउथ में है। मतलब कि इसकी सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है। अब हम देखते हैं 243, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को देखिए और आप बताइए कि कौन सा इसमें करेक्ट है। नंबर 1 हमारा स्टेटमेंट है, गोवा वॉज लिबरेटेड ऑन 19 दिसंबर 1961 एंड मेड अ कॉम्पोजिट यूनियन टेरिटरी विद दमन एंड दीव। अब गोवा जो है, गोवा स्वतंत्र कराया गया था 19 दिसंबर 1961 को और उसके बाद से संयुक्त रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, मतलब गोवा दमन एंड दीव को मिलाकर के 19 दिसंबर 1961 को उसी समय। सेकंड हम स्टेटमेंट देखते हैं कि गोवा वॉज कन्फर्ड स्टेटहुड इन मई 1987। तो उसके बाद से मई 1987 में जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश गोवा था, जिसमें कि दमन एंड दीव दोनों ही शामिल थे, उसको सिर्फ गोवा को पूरा राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सिर्फ एक सही है, सिर्फ दो सही है, एक और दो दोनों ही सही है और एक और दो कोई भी सही नहीं है। हम देखिए आंसर सी देख रहे हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 244 देखते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन विच इज करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट देखिए और आप बताइए, निर्धारित कीजिए कि कौन सा सही है। स्टेटमेंट 1 है हमारा, तेरेखोल रिवर सेपरेट्स गोवा फ्रॉम कर्नाटका। अब जो तेरखोल रिवर है, तेरखोल नदी, वो गोवा को कर्नाटक से अलग कर देती है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि नॉर्थ कैनरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका लाइज ऑन द साउथ ऑफ गोवा। अब कर्नाटका का उत्तरी केनरा जिला जो है वो गोवा के दक्षिण में स्थित है। हाँ, बस कौन कौन से ऑप्शन से देखिए, ए है सिर्फ एक, बी है सिर्फ दो, सी है एक और दो और डी है दोनों में से कोई भी नहीं। तो हमें यहां पे मिलता है आंसर बी, ओनली 2। एक्सप्लेन मैं आपको कर रहा हूं, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। 1 जो है सही नहीं है, क्योंकि तेरखोल रिवर जो है वो रन्स ऑन द नॉर्थ ऑफ गोवा एंड सेपरेट्स इट फ्रॉम महाराष्ट्र। किससे? गोवा के उत्तर में बहती है। क्या बहती है? यहां पे मैं फिर से नाम लिखता हूं, तेरेखोल रिवर। ठीक है, तेरेखोल रिवर। और कहां बहती है? गोवा के उत्तर में, और गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है। इसलिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, देखिए, कर्नाटका से अलग करती है। तो कर्नाटका हमारा यहाँ पे ये वाला हिस्सा गलत हो गया। इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से इसको अलग करता है। 245, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गोवा एंड डिटरमाइन विच इज करेक्ट। अब गोवा के बारे में आप कथन को देखिए और आप बताइए इनमें कौन सा सही है। स्टेटमेंट 1 है हमारा, गोवा इज लिंक्ड विद मुंबई, मैंगलोर एंड तिरुवनंतपुरम थ्रू द कोंकण रेलवे। अब गोवा को मुंबई, मैंगलोर और तिरुवनंतपुरम से कोंकण रेलवे के द्वारा जोड़ा गया है। सेकंड स्टेटमेंट हम देखते हैं, वास्को ड गामा इज कनेक्टेड विद बैंगलोर एंड बेलगाम ऑन द साउथ सेंट्रल रेलवे प्रेजेंटली फॉर गुड्स ट्रैफिक ओनली। अब गोवा में वास्को ड गामा नाम की कोई जगह है, उसको बैंगलोर और बेलगाम से आप पाएंगे कि दक्षिण केंद्र रेलवे के द्वारा जोड़ा गया है, और अभी वहां पे जो भी ट्रैफिक है वो सिर्फ और सिर्फ इस रेलवे के थ्रू सिर्फ गुड्स ट्रेनें ही जाती हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि इनमें से कौन सा सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप देखिए, ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी नीदर 1 nor 2, कोई भी नहीं। आंसर हमारा होगा सी, बोथ 1 and 2। एक्सप्लेन मैं आपको करता हूं, दोनों ही सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 246, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च डायबिटिक रजिस्टर। अब आप देखिए कि कौन सा स्टेट भारत में एक ऐसा स्टेट बना जिसने पहली बार डायबिटिक, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग को आपको मधुमेह हो रखा है, चिनिया बीमारी हो रखी है, ठीक है, उन लोगों को एक मतलब उनका रजिस्ट्रेशन होना है।
तो आप देखिए इन स्टेट्स के नाम है ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी गोवा। इसमें सही क्या होगा? सही होगा हमारा आंसर डी गोवा। एक्सप्लेनेशन देखिए, गोवा बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च डायबिटिक रजिस्ट्री। कि गोवा में जितने भी लोगों को चीनी रोग है, मधुमेह है, वो लोग वहां पे रजिस्टर अपने आप को करा सकते हैं, सूचीबद्ध करा सकते हैं, ताकि स्टेट के द्वारा उनको प्रॉपर हेल्थ केयर दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 247 हम देखते हैं, बोंडला, काटीगांव एंड मोलेम आर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन विच इंडियन स्टेट। अब 247 में क्या है कि बोंडला, काटीगांव और मोलेम जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जहां पे मतलब आप कहते हैं वन्य जीवन अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, वहां पे जानवर रहेंगे। और यह किस राज्य में है? कौन कौन से? बोंडला, काटीगांव और मोलेम। हमारे पास ऑप्शन ए है कर्नाटका में है, बी मणिपुर में है, सी गोवा में है और डी नागालैंड में है। सही ऑप्शन इसका होगा कि यह आंसर सी गोवा में है। अब गोवा को आप पाइएगा कि वहां पे जो वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी है वो काफी अच्छी है, ठीक है। तो वहां पे इस रिच वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी को देखते हुए वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं। और ये सेंचुरीज कहाँ कहाँ पे है? बोंडला में है, काटीगांव में है, मालोम में है और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है हमारे चोराओ में। मैंने आपको कई बार ये नाम इसलिए दोहराया सो दैट इट शुड फिक्स इन योर माइंड, कि एग्जाम में आया तो फट फट याद आ जाएगा। अच्छा, एक बार बार रिपीट कर देते, इसका मतलब यही होगा। नेक्स्ट 248, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुजरात इज करेक्ट। अब गुजरात के बारे में आप बताइए कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो हमारे सही है। देखिए स्टेटमेंट हम देखेंगे, गुजरात वॉज ऑफिशियली फॉर्म्ड एज स्टेट इन मई 1960। गुजरात को ऑफिशियली मतलब आधिकारिक तौर पर मई 1960 में एक राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया था। सेकंड हम स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सेलिब्रेटेड 2015-16 एज कृषि विकास वर्ष। अब गुजरात जो सरकार है उसने 2015-16 को कृषि विकास वर्ष की इसी साल से ऐसा माना जाता है कि हमारे कृषि में डेवलपमेंट हो, उसके लिए कृषि विकास वर्ष जो है 2015-16 को गुजरात सरकार ने मनाया था, सेलिब्रेट किया था। अब आप देखिए ऑप्शंस, ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी बोथ 1 and 2 और डी कोई भी नहीं। आंसर ए ओनली 1 सही है। ओनली 1 क्या सही है? एक्सप्लेन मैं आपको करता हूं। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट सेलिब्रेटेड ईयर 2014-15 एज कृषि विकास वर्ष। कृषि विकास वर्ष को गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने 2014-15 में मनाया था। बिल्कुल मनाया तो था, ये बात तो करेक्ट है, लेकिन 15-16 ना होकर के 14-15। और जो हमारा ए है वो भी सही है, क्या कि गुजरात को आधिकारिक तौर पर मई 1960 में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था, एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 249, गुजरात इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ। हमारे पास 1 है कॉटन, 2 है ग्राउंडनट और 3 है टोबैको। अब गुजरात एक प्रमुख उत्पादक है कपास का, मूंगफली का और तंबाकू का। आप बताएं इनमें से कौन सा सही है? करेक्ट ऑप्शन हम देखते हैं, ए है ओनली 1, बी है ओनली 2 and 3, सी है 1, 2, 3 और डी है ओनली 1 and 3। सही ऑप्शन मैं आपको बताता हूं कि सी 1, 2 और 3 तीनों ही सही है, क्योंकि गुजरात में जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, प्रमुख उत्पादन होता है, वो किसका? मूंगफली का होता है, जिसको कि हम ग्राउंडनट कहते हैं। कपास का होता है, जिसको कॉटन कहते हैं, और टोबैको मतलब कि तंबाकू का होता है। और इसके अलावा वहां पे और ये चीजें क्या क्या वहां पे इंडस्ट्रीज है, वो है टेक्सटाइल्स मतलब कपड़े की, ऑयल की और सोप की। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 250। 250 क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन व्हिच इज करेक्ट। नीचे दिए गए कथनों को देखिए और आप इनमें से बताइए कि कौन सा सही है। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है कि तरनेत फेयर फेस्टिवल इज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ गुजरात। अब तरनेत फेयर जो महोत्सव है वो गुजरात के राज्य से संबंधित है, ठीक है, राज्य से संबंधित है। फिर दिस फेयर इज हेल्ड इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा इन द मंथ ऑफ भाद्रपद। यह फेयर शिव की
की पूजा के लिए या फिर भगवान शिव के सम्मान में भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। भाद्रपद आपको कौन होता है? अगस्त और सितंबर। ठीक है, अब आप इसमें से बताएं कि कौन सा सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2 और डी कोई भी नहीं है। हमारे पास सही आंसर क्या होगा? आंसर सी बोथ 1 and 2, दोनों ही हमारे सही हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, तरनेत फेयर जो है वो कहां मनाया जाता है? एट द विलेज ऑफ तरनेत्र ऑफ सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा। भगवान शिव के ऑनर में मनाया जाता है, सुंदरनगर में मनाया जाता है और वहां पे एक गांव है तरनेत्र। तरनेत्र का मतलब ही भगवान शिव को त्रिनेत्र कहते हैं। त्रिनेत्र का मतलब हुआ कि जिसकी 3 आंखें हों। तो तरनेत्र मेला उन्हीं के नाम पे तरनेत्र गांव में सुंदरनगर जिले में गुजरात में मनाया जाता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे लग रहे हैं। आप प्लीज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ही फॉलो कीजिए, वो है @study4civilservices। हमारे जो पेड कोर्सेज हैं उनको भी ज्वाइन कीजिए। अगर आप रियली में आप चाहते हैं कि आपका जो जर्नी है यूपीएससी के लिए या फिर यूपीपीसीएस के लिए, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए, वो काफी आसान हो जाए, इसको देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, जय हिंद।